आइए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं यूपीपीसीएस यूथ कंपटीशन प्रारंभिक। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ 1991 से। प्रीवियस पीआईक्यू। सत्य में जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्य में जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह उपनिषद का ही एक भाग है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। यह समाज व्यवस्था से संबंधित है। भागवत गीता श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों का संकलन है। ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन सा है? ये सांख्य है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? सांख्य है। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा सांख्य है। इसके प्रतिपादक कपिल थे। सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति सांख्य दर्शन के अनुसार कहा गया है कि जगत की उत्पत्ति ईश्वर नहीं बल्कि प्रकृति से हुआ है। चौथी शताब्दी के बाद इस दर्शन में सृष्टि का कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को माना जाने लगा। यह दर्शन पहले भौतिकवादी तथा बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ गया। इस दर्शन के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति अर्थात ज्ञान से ही हो सकती है। कुछ इस प्रकार है, आइए देखते हैं। मीमांसा, पूर्व मीमांसा जायमनी, वैशेषिक कणाद, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वेदांत उत्तर मीमांसा बादरायण। मीमांसा, पूर्व मीमांसा जायमनी, वैशेषिक कणाद, योग पतंजलि, न्याय गौतम, वेदांत उत्तर मीमांसा बादरायण। बौद्ध के उपदेश से किससे संबंधित है? बौद्ध का जो उपदेश है वो किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध है। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ था, जो कि नेपाल में है। 563 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है। बुद्ध ने पहला उपदेश ऋषिपत्तनम सारनाथ में दिया था, जो कि इसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। बौद्ध के उपदेश आचरण ही शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। बौद्ध का जो उपदेश है इसको शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, जो कि कौशल नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ने धर्म प्रचार कार्य में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी के मध्य कोई अंतर नहीं किया। उन्हें अष्टांगिक नाम से भी जाना जाता है। मलवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता है? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपरा तथा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध लड़ा गया, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। सुनिए फिर से। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, ये एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किए थे। यह साम्राज्य उत्तर पश्चिम से ईरान से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सोपारा सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 एडी में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? 78 एडी में। मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमणकारियों ने कुषाण वंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कुषाण वंश
पश्चिम में चीन के यूची कबीले से संबंध रखता है, जिसे तोरावरी भी कहा जाता है। इनका मूल निवास स्थान उत्तरी मध्य एशिया में चीन के आसपास था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कुषाण शासक जो कनिष्क का राज्याभिषेक है, उनका राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। इसी वर्ष शक संवत का भी चलाया गया था, जो भारत सरकार द्वारा वर्तमान समय में प्रयोग में लाया जाता है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना राज्याभिषेक 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद किया गया था। उस समय कलिंग पर संभवतः नंदराज का शासन था। कलिंग की राजधानी धौली या तौसली बनाई गई थी। प्रारंभ में अशोक ब्राह्मण धर्म में विश्वास करता था। कल्हड़ की राज तरंगड़ी के अनुसार अशोक के इष्ट देव शिव थे। कल्हड़ की राज तरंगड़ी जो पुस्तक है, उसमें लिखा गया है कि अशोक के इष्ट देव शिव थे। अपने बड़े भाई सुमन के पुत्र निग्रोध के प्रवचन को सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बाद में वो बौद्ध भिक्षुक मोगल्लीपुत्र तीस के प्रभाव में आ गया। सारनाथ, सांची तथा कौशाम्बी के लघु शिलालेखों व स्तूपों का निर्माण अशोक बौद्ध धर्म के रक्षक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। रामानुजाचार्य किसमें संबंधित है? रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्ट द्वैतवाद। रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्ट द्वैतवाद। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य 11वीं शताब्दी में वेदों की परंपरा को भक्ति से जोड़ने के प्रयत्न किया। इसी दर्शन को विशिष्ट द्वैतवाद कहा गया है। इन्होंने भक्ति पर आधारित लोकप्रिय आंदोलन और वेदों पर आधारित उच्च वर्गीय आंदोलन के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया है। रामानुजाचार्य शेषनाग के अवतार समझे जाते हैं। वे कालांतर भक्तों की इसी परंपरा में थे। वे मर्यादा के रूप में बड़े समर्थक थे। प्रमुख भक्ति संतों के रामानंद प्रमुख थे। द्वैतवाद मत के प्रवर्तक मध्वाचार्य थे। अन्य प्रमुख मतों के प्रवर्तक इस प्रकार है। शुद्ध अद्वैतवाद मत वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। वारकरी संप्रदाय तुकाराम। धारकरी संप्रदाय रामादास। सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य। शुद्ध अद्वैतवाद मत वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद शंकराचार्य। वारकरी संप्रदाय तुकाराम। धारकरी संप्रदाय रामादास। सनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल ने। खजुराहो का कंदारिया महादेव मंदिर किसने बनवाया था? चंदेल। खजुराहो के कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण 9वीं एवं 10वीं शताब्दी के मध्य चंदेल शासकों ने करवाया था। वर्तमान समय में यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर में एक छोटा शिवलिंग स्थापित है। राष्ट्रकूटों के शासनकाल में एलोरा को विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया था। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोलों का राज्य किस राज्य में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। चोलों के विषय में प्रथम जानकारी पाणिनि कृत अष्टाध्यायी से प्राप्त है। इस विषय में जानकारी के अन्य स्रोत कात्यायन कृत वार्तिक, महाभारत, संगम साहित्य, पेरिफ्लक्स ऑफ इरिथ्रियन सी एवं टालिमी का उल्लेख आदि है। चोल राज्य आधुनिक कावेरी नदी घाटी कोरोमंडल, तिरुचिरापल्ली, तंजौर तक विस्तृत था। इनकी पहली राजधानी उत्तरी मन्नूर थी। कालांतर में उरेरू तथा
चोलों की राजधानियां बनी। चोल राजवंश का प्रारंभिक इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। पूर्व मध्यकाल में चोल सत्ता का संस्थापक विजयालय तथा जो आरंभ में पल्लवों का सामंत था। विजय आले को चोल संप्रदाय का द्वितीय संस्थापक भी माना जाता है। विजय आले ने पांडव शासकों से तंजौर को छीनकर उरेरू के स्थान पर तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया। नरकेसरी की उपाधि धारण किए। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुराई में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर मदुराई में स्थित है। पांड्य वंश के शासकों ने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरै में करवाया था। द्रविड़ शैली में निर्मित यह मंदिर श्रेष्ठ स्थापत्यों में से एक है। नागर शैली में मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में तथा वेसर शैली में मंदिरों का निर्माण मध्य भारत में किया गया था। दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन किया था चोल ने दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था चोल साम्राज्य में ग्रामों की शासन व्यवस्था उत्तम कोटि की थी। ग्राम तथा नगरों की सभाएं शासन की मूलभूत इकाइयां थी। नाडु का प्रशासनिक सभाएं प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित होती थी। इस काल में स्थानीय स्वशासन में उर तथा सभा अथवा महासभा बालिग सदस्यों द्वारा निर्मित होती थी। उर गांव के साधारण लोगों की प्रधान समिति थी। नगरम तीसरे प्रकार की सभा थी। सभा महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी जो अग्रहार ग्रामों में होती थी। महासभा के पेरुगुरी कहा जाता था। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? वातापी। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहनों के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। वाकाटकों के बाद चालुक्य सत्ता में आए। चालुक्यों ने 757 ईस्वी तक लगभग 200 वर्षों तक शासन किया और दक्षिण के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। चालुक्यों की राजधानी वातापी थी जो कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित थी। इसे आधुनिक समय में वादामी के नाम से भी जाना जाता है। चालुक्यों की प्रथम ऐतिहासिक शासक जय सिंह था। चालुक्य के प्रथम ऐतिहासिक शासक जय सिंह था। पुलकेशिन प्रथम प्रतापी शासक हुआ। रविकृति रचित ऐहोल प्रशस्ति के अनुसार चालुक्य शासन पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। इसके बाद अतिरिक्त पुलकेशिन द्वितीय ने गंग राज्य, कोंकण राज्य, लाट राज्य, मलवा एवं गुर्जरों में विजय प्राप्त की थी। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश की प्रधान शाखा वातापी का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय 609 से 642 था। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। पुलकेशिन प्रथम इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। इसके बड़े पुत्र कृतिवर्मन की मृत्यु के बाद पुलकेशिन के दूसरे पुत्र मंगलेश ने 597 से 609 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश के विक्रमादित्य ने 654 से 680 ईस्वी तक शासन किया। कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? विद्याधर। ननुक चंदेल ने चंदेल वंश की स्थापना की। ननुक चंदेल ने चंदेल वंश की स्थापना की 9वीं शताब्दी में की थी। यह प्रतिहारों के सामंत को हराकर जेजाक भुक्ति के दक्षिणी भाग को स्वामी बन गया था। इस वंश के राजा यशोवर्मा ने कालिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था और कंदारिया महादेव मंदिर का निर्माण कराया। इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा धंग हुआ। वह 989 से 990 में मुस्लिम आक्रमणकर्ता सुबुक्तगिन के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब नरेश जयपाल द्वारा बनाए गए संघ में शामिल हुआ था। धंग
के बाद उसके पुत्र गंड ने पंजाब के शासक आनंद पाल जयपाल के पुत्र के साथ मिलकर महमूद गजनवी ने मोर्चा लिया, पर यह दूसरा संघ भी हार गया। महमूद गजनवी ने 1018 से 1019 में चंदेल राज्य पर आक्रमण किया, किंतु वहां के शासक विद्याधर के बिना ही लड़े रात्रि में उन्हें अपनी सेना को हटा लिया। 10वें चंदेल शासक विजयपाल 1030 से 1050 ने कन्नौज नरेश राज्यपाल पर आक्रमण कर उसे इसलिए मार दिया क्योंकि उसने गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान में अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के अरावली पर्वत में माउंट आबू में स्थित है। इसका निर्माण भीम प्रथम के सामंत विमल साल ने 1031 ईस्वी में कराया था। पूर्ण रूप से संगमरमर द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। यह राजस्थान में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। जैन धर्मावलंबियों का पवित्रम स्थल है। उल्लेखनीय है कि माउंट आबू के निकट गुरु शिखर अरावली की एक चोटी भी है। इब्न तूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न तूता की भारत यात्रा किस शासन काल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को अफ्रीका के मूल निवासी इब्न तूता ने 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की तथा 14 वर्षों तक भारत में रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया, जो 8 वर्षों तक इस पद पर रहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी तक शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में वर्णित के तारीख है फिरोजा शाही अमीर खुसरो के तुगलकनामा तथा इब्न तूता के रेहला से जानकारी मिलती है। फिरोज तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक तथा सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तानों का संबंध तुर्क वर्ग से था। सामानी राज्य के प्रांतीय शासक में अल्पतकीन नामक तुर्क गुलाम ने गजनी वंश की स्थापना की। 986 ईस्वी में अल्पतकीन के दामाद तथा उसके उत्तराधिकारी सुबुक्तगिन ने हिंदूकाशी शासक जयपाल को पराजित किया। भारत पर आक्रमण करने वाले यह प्रथम तुर्क था। अपने पिता सुबुक्तगिन की मृत्यु के बाद 998 ईस्वी में मोहम्मद गजनी का शासन बना। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण कब हुआ था? 712 ईस्वी में। सिंध पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। इस आक्रमण में अरब सेनाओं का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। इस युद्ध में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया था और अंततः सिंध पर अपना अधिकार जमा लिया। इस युद्ध को रावर के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्तवी। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? मोहम्मद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उत्तवी थे। उन्होंने गजनवी के समस्त आक्रमणकारों को जिहाद बताया। फिरदौसी भी इन्हीं के समय में थे, जिन्होंने शाहनामा की रचना की, जिसे फारसी भाषा का महाभारत कहा जाता है। हसन निजामी ऐबक के दरबारी कवि थे और ऐबक ने इन्हें वजीर का पद भी दिया था। चंद्रबरदाई
पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्ति की? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर अपना अधिकार कर लिया? बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी ने भारत के तुर्क राज्य की स्थापना की। इसे भारत के तुर्की साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है तथा भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध हुआ था। 1178 ईस्वी में गुजरात के विरुद्ध 1189 से 1180 में पंजाब तथा 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। 1191 में तराइन का युद्ध प्रथम पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। 1204 से 1205 में गौरी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। इसके अतिरिक्त उसने बिहार पर भी विजय प्राप्त की। बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी तक बिहार की विजय की तथा नालंदा महाविहार का तहस नहस करके राजधानी उदंतपुर में कब्जा कर लिया। वह मोहम्मद गौरी का दास भी था। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय एक संदर्भ में है? लेनपुल। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन किस आधुनिक इतिहासकार से है? लेनपुल। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? बाबर का मकबरा भारत में स्थित न होकर अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बनाया गया था। जहांगीर का मकबरा लाहौर में सदहा में बनाया गया था और उसे उस समय भारत का ही अंग था। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बनाया गया। इसके बाद औरंगजेब सहित अन्य सभी मुगल शासक भारत में ही दफनाए गए हैं। सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थित है? जयपुर में। सवाई राजा सवाई राजा जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। जयपुर के राजा जय सिंह ने अपने शासनकाल में अनेकों वेधशालाएं का निर्माण कराया है। इनमें मुख्य थी जयपुर की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, बनारस की वेधशाला। जयपुर का वेधशाला जंतर मंतर पर स्थित है। इस वेधशाला द्वारा एक सारणी तैयार की गई जिसे मोहम्मद शाही कहते हैं। अष्टप्रधान शिवाजी के काल से संबंधित है। शिवाजी के काल से संबंधित। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन शिवाजी ने अपने शासनकाल में किया। उन्होंने अपने प्रशासन में 8 मंत्रियों का नियुक्ति किया था जिन्हें अष्टप्रधान कहा जाता है। शिवाजी की अष्ट प्रधानमंत्री इस प्रकार है। पेशवा राजा का प्रधानमंत्री। अमात्य वित्त एवं राज्य मंत्री। सर-ए-नौबत सेनापति। दबीर-ए-सुमंत विदेश मंत्री। सुरुनवीस या सचिव राजकीय। पत्र व्यवहार का कार्य। सुरनवीस या सचिव राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य। पंडित राव विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए अनुदान का दायित्व निभाना। न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश। वाकिया नवीस या मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखना।
इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस्तमरारी आंदोलन बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त मूल रूप से जॉन शोर ने 1789 ईस्वी में इस भू पद्धति की रूपरेखा सामने रखी। इसे गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने राजस्व बोर्ड के प्रधान सर जॉन शोर तथा अभिलेख पाल जेम्स ग्रांट से व्यापक विचार विमर्श के बाद लागू किया। स्थायी बंदोबस्त को जमींदार, विसवेदारी, मालगुजारी, जागीरदारी तथा इस्मदारी आदि नामों से भी जाना जाता है। आरंभ में यह 10 वर्षीय व्यवस्था के रूप में 1790 ईस्वी में लागू की गई थी, जो 22 मार्च 1793 ईस्वी को स्थायी बंदोबस्त के रूप में स्थापित कर दी गई। मई 1793 को कॉर्नवालिस कोड का प्रथम नियम बना। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन। 10 मई 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बहादुर शाह जफर को इस विद्रोह का नेतृत्व सौंपा गया। कानपुर में अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने बरेली में रोहेल खंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने, बिहार के जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, फतेहपुर सीकरी में अजीमुल्ला ने, इलाहाबाद के लियाकत अली ने, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन था। इसका कार्यकाल 1855 से 1858 ईस्वी तक था। विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के प्रधानमंत्री था। एटली दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री था। ग्लैडस्टोन भी ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे। यह जो 1857 से ये जो मैं अभी पढ़ रही हूँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहा जाता है, नहीं ऐसा है। ये प्रत्येक वर्ष इसमें से प्रश्न क्वेश्चंस किए जाते हैं कि बरेली से नहीं, झांसी से कौन नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई है। फतेहपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो अली मुल्ला है। इलाहाबाद का सबसे इम्पोर्टेंट है लियाकत अली। लखनऊ का बेगम हजरत अली। बिहार का कुंवर सिंह। वेरी मोस्ट है ये टॉपिक, आप लोग भी देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, ठीक है। मैं तो बता दी हूँ, खैर आप लोग भी अपने हिसाब से देख लीजिएगा। डलहौजी के काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर हुआ था? कुशासन के आरोप में। डलहौजी के शासन काल में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस आधार पर हुआ था? कुशासन का आरोप। डलहौजी 1848 से 1856 ईस्वी। डलहौजी 1848 ईस्वी से 1856 में साम्राज्य विस्तार के लिए मुख्यतः 3 नीतियों को अपनाया था। डलहौजी जो है अपने शासनकाल में 3 नीति को अपनाया था। विजय द्वारा, व्यापक द्वारा और एक कुशासन द्वारा। कुशासन का आरोप लगाकर उसने अवध का अधिग्रहण किया। डलहौजी ने नए अधिग्रहित क्षेत्रों के लिए अवस्थापना का सिद्धांत लागू किया। कलकत्ता एवं आगरा के बीच 1854 ईस्वी में पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की थी। डाक कानून का पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया। सर्वप्रथम बम्बई एवं थाने के बीच 1853 ईस्वी में रेल लाइन चलाया। 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में रेल लाइन चलाया था। 1854 के बीच में पहली बार कोलकाता से आगरा तार चलाया था, जो लाइन बिजली लाइन होता है वो चलाया था। और चलाया था सतारा जो लॉर्ड डलहौजी का है विलय मतलब
कुशासन द्वारा राज्यों का विलय करना, अपने क्षेत्र में मिलाना। तो है सतारा 1800। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1848 और 1858 के बीच के मसला है, तो इसके भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं प्रतिवर्ष। 1 से 200 क्वेश्चन आता ही है। सतारा 1848 ईस्वी, सतारा 1848 जैतपुर एवं संभलपुर 1849 ईस्वी, बघाट 1850 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, उदयपुर 1852 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, झांसी 1853 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी, नागपुर 1854 ईस्वी, करौली 1855 ईस्वी, करौली 1855 ईस्वी तथा अवध 1856 ईस्वी, अवध 1856 ईस्वी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था चंद्रशेखर आज़ाद ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद ने की थी। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा ही दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। जय हिंद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और दिल्ली चलो का नारा दिया। वीर सावरकर ने अपनी अभिनव भारत का नामक संगठन बनाया था। वीर सावरकर ने अभिनव भारत का नाम संगठन बनाया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 ईस्वी में दिल्ली में चंद्रशेखर आज़ाद ने की। भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। वीर सावरकर ने अभिनव भारत का संगठन किया। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस स्टेशन थानों की स्थापना कराई। इसके अतिरिक्त उसने ब्रिटिश नागरिक सेवा की स्थापना की। न्यायिक संगठन की स्थापना स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की। लॉर्ड मेयो महारानी विक्टोरिया के द्वितीय पुत्र जे एडिनबर्ग ने डयूक भी थे। भारत आने पर उसने द्वितीय विकेंद्रीकरण के कई उपाय किए। लॉर्ड मेयो की 1872 ईस्वी में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। 1902 में उसके प्रयासों से भी थॉमस रैले की अध्यक्षता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। 1901 में सर कोलिन स्कॉट मॉनक्रिफ के नेतृत्व में सिंचाई आयोग का गठन किया गया। झेलम नहर का कार्य संपन्न किया। 1904 में प्राचीन स्मारक कानून पर पारित करवाया। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कर्जन की जिम्मेदार था। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ। मौलाना आज़ाद। यह कथन किसका है जिसने कहा था नेहरू राष्ट्र भक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ?